अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू उर्दू बेस्ट नॉवेल्स। नावल यकीन मोहब्बत की एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो नरम बिस्तर पर औंधे मुँह लेटा था। मुसलसल फ़ोन की रिंग से हाथ मारते साइड टेबल से फ़ोन उठाया। जी कौन? वो अभी भी नींद में था। मॉर्निंग, कैसा है मेरा शहज़ादा? मुदी आंखों से फ़ोन सामने किया था। मम्मा, ओह शिट, कैसी हैं आप? वो बिस्तर परे करते ग्राउंड से टेक लगाते सीधा हुआ। नहीं मम्मा, बस बिजी था इसलिए। इस टाइम तुम जॉगिंग के लिए जाते हो, यकीनन फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। नहीं, बस वो रात लेट नाइट तक बिजी था, आँख नहीं खुली, अदरवाइज आप जानती हैं फिटनेस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। वो बिस्तर से नंगे पाँव निकलते मिरर के सामने जाते स्याह जदीद फैशन के कटे बालों में हाथ फेरते अब बड़ी हुई शेप का जायज़ा ले रहा था। महीना हो गया है, वीकेंड पर भी नहीं चक्कर लगाया, कहीं कोई लड़की वड़की का सीन तो नहीं क्रिएट कर लिया मेरे बेटे ने। बेकविश बंद आंखों से वो लम्हे अपने अंदर उतारे थे। मैं चाहूँगा कि अपना टैलेंट वो मेरे लिए महदूद रखे। वो तन्हाई के गोशे में कन्वेक्स पर अपनी उंगलियों से मुझे उतारे। चलते हुए वो रूम में बने बंद रूम को अनलॉक करते गया था। यादों की और आग परे धकेलते वो अपनी माँ के जानिब मुतवज्जा हुआ था। वाज़िया ने कहके का गला बमुश्किल घुल रहा। अगर इन्हें पता चल जाता, लड़की का तो नहीं पर बाप के साथ चक्कर ज़रूर चल रहे हैं, तो हंगामे बर्पा हो जाते। चंद बातें करते इन्हें यकीन दहानी कराते वो फ़ोन बंद करते, चार्जिंग पर लगाते। प्रेशर ने वॉशरूम में बंद हुआ था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इसके कमरे में आते ही वो बात की तमहीद बांध रही थी, जबकि इसे इनकी इतने संजीदा लहजे पर अपने इर्द की तमाम ख़तरे की घंटियाँ महसूस होना शुरू हो गई थी। फिर भी वो इनके मुँह से सुनना चाहती थी। बेटा, हम चाहते हैं कि आपका निकाह आहान से हो जाए, आपकी बीजान की ये बड़ी ख्वाहिश है। मम्मा, क्या बोल रही हैं आप? ठीक तो हैं? इस अटेंशन सीकर से शादी करती है मेरी जूती। आपने ये सोच भी कैसे लिया? सारे सवाल एक साथ करते वो हत्थे से उखड़ते सोफे से उठी थी। अभी कल तो वो बीजान के रूम के बाहर इसका इनकार सुनकर आई थी। ज़ुबान काबू में रखो, बहुत बदलिहाज हो चुकी हो तुम। वो इसके हर बार की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले तकिया कलाम से गुस्सा में आई थी। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, मेरे पास इख्तियार है इनकार का। बुदू बुदू जवाब देते इन्हें मज़ीद तैश दिला रही थी, मगर खुद पर काबू पाया, क्योंकि इससे कोई भी बात मनवाना आसानी के ज़माने में तो आ ही नहीं सकता था। अच्छा, इधर बैठो तो और मुझे बताओ कोई एक वजह इनकार की तो। काफ़ी हद तक वो लहजे में प्यार समा इससे मुखातिब हुई थी। एक वजह नहीं, वजूहात बोले। उसे एक सुनहरी मौका मिला था इसकी बुराइयां करने का, जो उसके सामने तो हरगिज़ नहीं कर सकती थी, जबकि वो लब पीछे बस अब इसकी ज़ुबान दराज़ी की जौहर देखना चाह रही थी। नंबर 1, क्या कज़न मेरी जी दुनिया में रह गई है? सोचिए मम्मा, अगर इन्हें कोई बीमारी हुई तो मेरे मासूम बच्चों को भी लाहक हो जाएगी, जबकि वो इसके बेबाक बात पर सिर्फ कुर्ती रह गई थी। नंबर 2, अटेंशन सीकर सारा दिन कहाँ गायब होता है, आपको पता है क्या? एवं इसका कहीं चक्कर वक्कर हुआ तो आपकी बेटी का घर तो बर्बाद ना हो। वो खड़े होते बाकायदा मुँह बिगाड़ते इसके लिए तारीफ़ी जुमलात अदा कर रही थी। खुदा को मानो, इतना मासूम और फर्माबरदार बच्चा है वो। वाजिया बेगम ने इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया था। हू केयर, जो भी है, मेरी बला से अभी मेरी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई। बाकायदा इनकी बात काटी। वो कहाँ इसकी तारीफ सुन सकती थी। नंबर 3, इस शख्स को मुझे डांटने के अलावा कोई काम नहीं, तो तुम्हारी हरकतों पर ही डांटता है। ये ऐसी होती है माएँ, मुझे तो समझ नहीं आती मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। मजाल है जो कभी बेटी की साइड ले ले। जबकि अब वह इसको नादीदा आंसू साफ करते महज मुस्कुराई थी। और नंबर 4, उसकी ज़बान को अचानक ब्रेक लगी थी। नंबर 4, वो उसकी मज़ीद गौरवशानी की मुंतज़िर थी। ये वाली बात वो चाह के भी नहीं बता पाई कि वो इस शख्स पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। आखिर ये इसकी इज़्ज़त का सवाल था। अब मेरी बात सुनो, ये सब वजूहात अपने बाप को देना समझी। वो कुर्ती वहाँ से जा चुकी थी। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो बड़बड़ाते इनके पीछे हुई थी। अल्लाह, सारे इमोशनल हथियार इनके पास हैं। इन्हीं सोचों में थी जब बुरी तरह सामने तवज्जो से टक्कर हुई थी। अंधे हो? अल्लाह मेरा सर। अभी वो मज़ीद बोलती जब सामने देखते ज़बान गुम हो गई थी। मेरे ख्याल से तुम किसी मुल्क को फ़तह करने के दौरे पर थी। उसकी कदरे फ़रख्त आवाज़ से आंखें फैलाई, सर मसलता हाथ थमा था। अब इसे क्या बताते, इसकी तारीफ़ें करने का अज़ीम काम मुल्क फ़तह करने से भी ज़्यादा अज़ीम है। मुसलसल इसकी नज़रें खुद पर पाकर इसे रास्ते से हटना देख वो बोलने पर मजबूर हुई थी। माफ़ी मिलेगी मुझे, हट जाए खुदा के लिए। वैसे हैं बड़े ही मोटे, आप हर लफ्ज़ से बातें अदा किया था, जबकि वो अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी देखते रह गया था, जिसे वह मोटा बोलते ये जा वो जा।
हमदान के कहने पर वो इसका बयान किसी एचओ या इंस्पेक्टर को भेजने की बजाय खुद लेने गया था, क्योंकि ये बात तो पता चल ही गई थी, जस्टिस की बेटी मिल गई है। और सुबह सुबह मीर सप्ती ने काफ़ी बेला मचाया था। इसका बेटा भी पिछले दिन से हिरासत में था, जिसकी वजह से वो अभी चंद रोज़ के लिए घर में नज़रबंद था। वजह हमदान नियाज़ी थे। अब वो हर हाल में चाहता था कि ये मामला क्लियर हो और लड़की अपना बयान दे कि इसके बेटे की तो कम से कम जान छुड़वाए। वो इनके घर के बाहर था। घर शानदार था। एक तायराना निगाह कदरे पोश इलाके में बनी कोठी पर डाली थी। गार्ड ने गेट खोला था। सॉरी, अंदर आपको जाने नहीं दे सकते। शफाफ माथे पर चंद लकीरें उभरी थी। जस्टिस साहब से कहो, हमदान नियाज़ी का बेटा है। वो हमदान की सुबह वाली बात पर बोला था, अगर इसे अंदर जाने ना दिया तो इसका हवाला दे। वो इसके सिरहाने बैठे थे। सूजी आंखें कल रात से वो हशर बर्पा कर चुकी थी। इंजेक्शन का असर भी चंद घंटों बाद ज़ाहिर था और फिर से मातम कना लम्हे बर्पा कर देती, जो कि वो सोच भी नहीं सकती थी उसके बाप पर क्या गुजरते हैं। अभी चंद लम्हे पहले ही वो नींद की वादी में उतरी थी। उस पर आयतों के व्रत करते फूंक मारी थी। यकदम लगा था इस मामले से नातवा कंधों पर बुढ़ापा मजीद तारी हो गया है, जो इनकी बेबसी का मजाक बना रहा है। दोपहर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते अभी भी 2 दिन की मुसलसल अजियतनाक लम्हों की जद में थे। जिंदगी एकदम इतनी मुश्किल हो गई थी कि नूर की हालत देख कर इन्हें लगता था कि वो अगला सांस भी इस हवा में नहीं ले पाएंगे। लेकिन इन्हें जीना था अपने लिए नहीं, अपनी आंखों की नूर के लिए। कुछ फैसला करते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ते जब गार्ड ने इन्हें पैगाम दिया था। ठीक है, भेज दो अंदर। कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोले थे, आ जाएं आप। चंद सानिया बाद इसकी स्याह गाड़ी के शीशे पर झुकते बोला। स्याह करोला पोर्च में रोकी थी और ड्राइंग रूम में बैठ करा था जब वापस मरता कदम उभरते इसके सामने विराजमान हुए। ये रेप केस इसकी ज़िंदगी का पहला केस था। वह नहीं जानता था कैसे इस्तफसार करे। इनकी झुके नज़रिए से एक बाप की बेबसी की आगाही दे रही थी। विक्रम का बयान चाहिए सर। डैड ने मुझे इसलिए अकेले भेजा है। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद लफ्ज़ तराशे थे। आई डोंट वांट टू केस। मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। सीरियसली? क्या ये इतना आसान है? वो ऐसे ही छोड़ देंगे? ये सोच इसके दिमाग में आई थी। फिर भी हमें मीर सप्तीन की बेटे, मुझे केस नहीं करना किसी पर भी। मेरी बेटी मेरे पास है, मेरे लिए यह काफ़ी है। वो आत्मी लहजे में बोले। सर आप ऐसे कैसे? मेरा मतलब हज़ारों लोगों के कोर्ट में फैसले करने वाला शख्स। ये आप कह रहे हैं? वो कुछ तवक़्क़ुफ़ के पास सन ग्लासेस और चाबियाँ हाथ से अपने सामने टेबल पर रखते बोला था। मैं फैसला कर चुका हूँ, लेकिन ये गलत है। आज आप छोड़ देंगे, कल वो किसी और के साथ। बस मुझे इस मामले पर मज़ीद बहस नहीं करनी। वो आग बगोला होते उठे। जस्टिस डर गया है। वो बेखौफी से इनके जज्बात उबारने को बोला था। ज़ुबैर ने अज़ियतनाक सुर्ख़ आँखों से देखा। वो फौरी गड़बड़ाया। मेरा मतलब था, जिस बाप की बेटी हो ना, वो बचपन से इसके लिए डरता है और मुझे अंदाज़ा है कोर्ट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई डॉटर, नाउ यू लीव। वो बेहद संजीदा थे। मैं मिलना चाहूँगा इससे। क्या वो चाहती है या ये एक बाप का फैसला है? जस्टिस साहब, इसे इनकी सोच बिल्कुल अच्छी न लगी। ये इंसाफ करने वाला बंदा कैसे माशरे के वहशी दरिंदों को छोड़ सकता है? क्या आपके कोई रिश्तेदार जिनकी कोई दुश्मनी हो आपसे? वो दोबारा बात जारी रखते बोला था। वो चंद लम्हे कुछ सोचते चुप में रहे थे। मैं केस नहीं कर रहा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे किसी पर केस नहीं करना। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा और ना ही मैं अपनी मासूम बेटी को इन झमेलों में डालूँगा। आप चाहते हैं वो सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी में रहे। जिसने इसके साथ गलत किया वो इसी पुरसकून फ़िज़ा में घुटकर सांस ले रही है, जिसमें वो दरिंदे आराम से ले रही है, बेखौफ होकर। बस बहुत हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं हमदान का लिहाज कर रहा हूँ। तुमने आने भी इसीलिए दिया। वो तहर खाते उठे थे। तो फिर आप यकीनन जो आपके पास रेप केस आते होंगे, ऐसे ही घर में सफाना इंसाफ करते होंगे। और ये फिर इसी का बदला है जस्टिस साहब। यू नो व्हाट मकाफात अमल, उनको भी यही मशवरे देते होंगे ना? वो ठीठों की तरह बात जारी रखते बोला था। जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी। क्या चाहते हो तुम? अपनी बेटी की बची कुछ इज्जत भी नीलाम कर दो? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कैसे सवाल किए जाते हैं कोर्ट में? क्या एक बाप सरेआम ये तमाशा देख सकेगा जो अभी चंद लोगों से छुपा है, कल वो सबके सामने आ जाए? नहीं, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा। कौन अपनाएगा मेरी बेटी को? क्या तुम अपना सकते हो? इतना ज़र्फ़ है तुम में? बोलो नहीं ना। कोई जवाब? ये कहना सिर्फ आसान है, समझते वही हैं जिस पर गुजरती है। वो इसका बेचैन चेहरा देखते तंजिया बोले थे, मैंने दुनिया देखी है। ये वो मुल्क है जहाँ विक्टिम को गुनहगार माना जाता है जबकि मुजरिम बरी इल्ज़ामान होता है।
بابا وہ آواز سے پلٹا تھا، اس کی جانب فقط غیر ارادہ نظر اٹھی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے دیکھنے سے پہلے فوری سیاہ دوپٹے سے چھپانے کی صحیح میں تھی۔ اس لمحے صرف اس کی سیاہ پڑی خوف سے پہلی آنکھیں اور ہلکا چہرہ باریک دوپٹے سے جھلکتے اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ فوری اس کا خوف دیکھتے اس نے نظریں جھکائی تھی۔ نور، روم میں جائیں، بابا آ رہے ہیں۔ اگر یہ سب نور نے سن لیا تو وہ خوف زدہ ہوئے تھے۔ مزید اس سے ایک بھی لفظ استفسار کرنے سے پہلے اسے نرمی سے اشارہ کرتے بولا تھے۔ نور زیر لب دہرایا تھا، کیا تم اپنا سکتے ہو؟ ہے اتنا ظرف اسٹیجنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اس لمحے وہ اضطرابی کیفیت میں تھا۔ کیا تھی یہ کیفیت؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں چاہوں گا وہ کنفیکس پر مجھے اپنی انگلیوں سے اتارے۔ کیا تم اپنا سکتے ہو اسے؟ سارے لفظ دماغ پاگل کر رہے تھے۔ دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جائیں۔ وہ دوپٹہ بیڈ سے لیٹے سیدھی ہوئی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہاں صاحب نے اندر آتے اس کے بیڈ کے نزدیک بیٹھتے سے سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک بابا، کچھ کام تھا کیا؟ وہ ان کے چہرے پر پرسکون لکیریں بھاپتی بولی۔ اہان سے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ جو ریزن آپ نے اپنی ماں کو دی ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو دے مجھے، یقین مانو خود انکار کر دوں گا۔ وہ بغیر لگی لپٹی بولے۔ اور یار آپ کی بیوی پہلے تو میں چینج کرنا چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے پیٹ میں ٹکتی۔ وہ بری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ ویری بیڈ، ریحا ماما ہیں آپ کی، وہ مصنوعی خفگی سے بولے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد ان کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ بابا؟ وہ زبردستی یہ رشتہ بنا رہا ہے۔ خوش رہنے کے لیے دولت اور عزت ہی کافی نہیں ہوتی، میرے نزدیک محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گال پر لڑک آیا تھا۔ ریحا، یہ رشتہ کب سے طے تھا؟ انجان اس لیے رکھا تم پرسکون ہو کر پڑھ سکو، لیکن بھی جان چاہتی ہیں آپ کا نکاح ہو جائے۔ میں چاہوں گا میری بیٹی میرا مان رکھے، امید کر سکتا ہوں نا؟ وہ جھولے پر بیٹھے آج کی باتیں سوچ رہی تھی جب وہ چلتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جنگلی انسان، تم کب سدھرو گے؟ ڈرا کے رکھ دیتے ہو۔ وہ ہاتھ دل پر رکھتے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے بولی۔ اڑتی اڑتی بریکنگ نیوز ملی ہے، تم میری بھابھی بن رہی ہو۔ ویسے بڑی میسنی ہو، مجھے تو کم از کم بنا سکتی تھی تم۔ وہ غصہ کر رہا تھا۔ اذہان دلہن کو بھی پرسوں ہی پتہ چلا ہے، تمہیں کہاں سے میں بتاتی؟ ویسے ری بھابھی سیریسلی ساؤنڈ آکورڈ نا؟ ہاں ہاں، او مائی گاڈ، بھابھی، ری بھابھی۔ ویسے اس جنگ میں عشق کب ہوا میرے بھائی سے؟ وہ اسے بےہودہ بکواس اور دانت نکالتا زہر لگ رہا تھا۔ منہ بند رکھ لو اذہان اپنا، ورنہ چھت سے نیچے پھینک دوں گی میں تمہیں۔ وہ اس کی بات پر سرخ پڑتے آگ بگولا ہوئی تھی۔ اوکے، ویسے مجھے بتانا چاہیے تھا یار، میری 15 گرل فرینڈز میں سے افسوس اب 14 گرل فرینڈز رہ گئی ہیں۔ وہ ہاتھ پر باقاعدہ گنتے بولا تھا۔ کیوں، ایک کو کیا موت پڑی ہے؟ اس کے سامنے تمہاری کرتوتیں تو نہیں آ گئی؟ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی کیونکہ وہ پھیل کر جو بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو تم بھی نا، اور افسوس اب تو بھابھی بن رہی ہو، گرل فرینڈ تو نہیں رہو گی؟ وہ ہنستے بولا۔ اذہان، ری نے جوتا اتارتے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا تھا۔ اچھا سوری ری بھابھی، وہ پھر سے تپاتے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ کیا تھا یہ؟ اسی سب میں اس کا بری طرح لاؤنچ سے اذہان سے تصادم ہوتے بچا تھا۔ کیا یہ 8 نمبر کا میرا جوتا ہے چاہیے؟ ری نے جوتے والا ہاتھ سامنے لہراتے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں نے اس کے بدتمیز پر غصے سے اس کا دوپٹی جوتا پکڑتے لان کھیتوں سے دور اچھالا تھا۔ میرے معصوم جوتے پر کیوں غصہ نکالا ہے؟ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے ساری باتیں بھلائے بری آنکھوں میں شرارت ناچی تھی۔ میرے سے کسی دن نہ تم بری طرح ٹوٹ پھوٹ جاؤ گی۔ وہ دانت پیستے بولا۔ کیوں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھوڑے فٹ ہیں؟ وہ کہاں باز آنے والے تھے؟ تمہاری نازک مزاجی پر میرا صرف تمہیں چھونا ہی کافی ہے، خیال کیا کرو، زبان درازی اور پنگے لینا کہیں فیوچر میں بہت برا ثابت نہ ہو تمہارے لیے۔ میرون اور سفید مزاج کی پرنٹڈ شرٹ پر دوپٹہ ہمیشہ کی طرح نماز سٹائل میں اوڑی تھی، اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اسے بری طرح سلگاتے جا چکا تھا۔ برا تو تمہارے لیے ہوگا، اہان سکندر بڑی مما سے بولوں گی ڈیٹول اور تیزاب سے اپنے بیٹے کی ذرا آنکھیں تو صاف کریں، ویسے بڑی ہی گندی نظریں ہیں۔ میرا جوتا کہاں پھینک گیا ہے؟ اب اندھیرے میں کیسے ڈھونڈوں؟ بڑبڑاتے ہوئے دوسرا جوتا بھی اتارے لان کی سائڈ پر گئی جہاں اس نے پھینکا تھا۔ سر یہ فائل؟ وہ گہری سوچ میں تھا جب اس نے ٹیبل بجایا۔ ہاں، وہ ایک دم چونکا تھا۔ یہ فائل سر غازیان نے فائل سامنے کرتے سائن کیے تھے۔ مارکیٹ میں جتنے بھی بڑے سپر اسٹور بڑی شاپس ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے طے شدہ پرائس سے زیادہ پرائس ٹیگ کر لگائے ہیں، اس کا نام مینشن کر دینا۔ یہ لیگل نوٹس جاری کر رہا ہوں میں، سب کے نام اسی فائل میں اندراج کر دینا جو بلا جواز آرگیو کرے۔ جی سر، آپ کا راؤنڈ تھا آج؟
پر میں آج میڈیکل فارمیسسٹ کا معاون لوں گا۔ یہ کام کل کے لیے پینڈنگ، آج وارننگ لیٹر دے دینا، نہ پھر سدھارنے کی ضرورت پڑی تو میں خود کر لوں گا۔ وہ ٹیبل سے گاڑی کی کیز اور سیل فون لیتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کے روم کی جانب ناشتے کی ٹرے لے کر بڑھے تھے۔ وہ بستر پر دونوں ٹانگیں پسارے سمٹی سی تھی۔ میری بیٹی کے لیے ناشتہ میں نے خود بنایا ہے، وہ اس کے بکھرے بال چہرے سے سمیٹتے کرتے بولے تھے۔ وہ بے حس حرکت بیٹھی رہی تھی۔ نور بابا کو نہیں کھلاؤ گی؟ وہ نوالہ اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ایک ہاتھ سے بولے تھے کہ شاید وہ کچھ الفظ تو ادا کرے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتے کچھ پل دیکھتی رہی، پھر سلائس کا نوالہ لیتے ان کے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ زبیر نے بھی چھپاتے مسکرائے تھے۔ باہر نہیں آؤ گی؟ نہیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ ویسے ہی مکھ سے جواب لیتے کروٹ لیتے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ایک نظر اس کی پشت دیکھی تھی۔ سوری بابا، آپ کی بیٹی مر چکی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ چاہتے ہیں میں نارمل ہو جاؤں۔ میں ضرور کوشش کروں گی، پر شاید یہ ایک ناکام سی کوشش ہو۔ اس سے پہلے امید کروں گی موت مجھے گلے لگا لے۔ ایسے لگتا ہے مجھ میں کوئی خواب، کوئی آس، کوئی امید ہی نہیں بچی۔ میں اس شخص کو بد دعا دینا چاہوں تو کیا دوں جس نے میری زندگی برباد کی، کیونکہ ہر حال میں مقدر عورت نہیں ہے۔ کاش کہ مکافات عمل کا انجام ایسا ہوتا کہ اس کی سزا ان کی بہن بیٹی کی بجائے ان درندوں کو ہی ملے۔ تکیہ تر ہو چکا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ گہری غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ہفتہ ہو چکا تھا جس میں ایک وجود کی زندگی رک چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ برتن کچن میں رکھتے بہرائے بری طرح بھڑکے تھے۔ سر، میں نے منع کیا تھا پر یہ اندر آ گئے تھے۔ گارڈ نے جھکی نظر سے اعتراف کرتے بتایا تھا۔ آرام سے سر جی، کیا ہو گیا ہے؟ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ باقاعدہ ان کی دکھتی رگ پر چوٹ کر گیا تھا۔ مقصد کیا اس سب کا؟ وہ درشٹی سے وارننگ دیتے داڑھے تھے، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی عورت نے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ سسر جی، مقصد صاف ہے، اپنی منگیتر سے ملنا ہے مجھے۔ حال چال پوچھنا ہے۔ معذرت سے گرد نواح میں پھیلی خبروں کی تصدیق چاہتا ہوں چچا جان، وہ خباثتی انداز میں بولا تھا۔ زبیر نے ایک تیکھی خوفناک نظر اس کے وجود پر ڈالی جو سیاہ کپڑوں میں مونچھوں کو تاؤ دیتے لاؤنج میں پڑے صوفے پر پوری اکڑ سے براجمان تھا۔ شک کے دائرے میں تو یہ بھی لگا تھا زبیر کا بھتیجا بری طرح نور کے پیچھے پڑا تھا۔ وجہ بچپن کی طے شدہ زبردستی کی منگنی تھی۔ وہ اور ان کی بیویاں ہرگز نہیں چاہتے تھے، پر وہی پرانے لوگوں کی روایات، بچپن کے طے شدہ رشتے جو آگے جا کر مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ وہ گاؤں کی شکل تک نہ دیکھتے، اور کہاں ان کی معصوم بیٹی اور کہاں گاؤں کا یہ گوار، وہ ہرگز نہیں جینا چاہتے تھے۔ بھائی صاحب، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو ابھی بھی اپنا رہا ہے، ورنہ تو ایسی لڑکیوں کو بکواس نہیں سمجھیے آپ، اس کا باپ زندہ ہے۔ سنا آپ نے؟ میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں بابا، مگر اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں۔ اور تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہارے آگے گڑ گڑاؤں گا کہ میری بیٹی کو اپناؤ؟ بالکل غلط سوچ۔ میں ان مظلوم لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹی کی غلطی نہ ہونے کے باوجود انہیں کسی کے سر تھوپ دو۔ میری بیٹی کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اور ہے وہ ڈاکٹر حالہ نور، جسٹس زبیر کی بیٹی، جو ہر قدم پر اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کی شادی کی بھی تو ہرگز تم جیسا انسان نہیں ہوگا۔ اب نکلو میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں یہ بات پولیس کو بتا کر تمہیں بھی اس کیس میں انوالو کر دوں، کیونکہ میری نظر تم پر ہے۔ اگر اس معاملے میں تم ہو گئے تو خود اپنی گن سے تمہیں شوٹ کروں گا۔ وہ درشٹی سے انگلی اٹھاتے آپے سے باہر ہوتے سرخ پڑ چکے تھے۔ اچھا، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ میری منگیتر ہے۔ سنو چچا جان، میں جب چاہوں اس سے اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے دفع ہو جائے تو بہتر ہے۔ میرا آپ لوگوں سے رشتہ اسی دن ختم تھا جب میرے بھائی کی موت کی خبر مجھے ملی تھی، اور یقیناً یہ کام بھی تم لوگوں نے ہی انجام دیا تھا۔ جبکہ وہ عورت پہلو بدل کے رہ گئی تھی جو ان کی یہاں عزت افزائی کرنے آئی تھی، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ وہ انسان لمبا عرصہ کورٹ کچہریوں میں گزار چکا ہے۔ بعدوں میں تو کم از کم وہ اسے نہیں ہرا سکتی تھی۔ اٹھو یہاں سے، مجھے تو وہ بے حیا لڑکی ہرگز قبول نہیں ہے، نہ ہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بولی تھی، جبکہ وہ اس عورت کے الفاظ ان کا سینہ بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کہیں روپوش ہو جائے۔ یہ میڈیسن کس نے منگوائی؟ کیا ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے؟ جہاں وہ سخت گی لہجے میں میڈیکل والوں سے استفسار کر رہا تھا۔ سوری سر، ہم نے نوٹس نہیں لیا۔ اس لمحے وہ ڈرگ انسپکٹر کے ساتھ شہر میں موجود فارما بلو جینس پر سیاہ شرٹ میں ملبوس ساری فارمیسی کے راؤنڈ پر تھا۔ اس بندے کی پرسنالٹی واقعی اسے دوسروں سے جدا کرتی تھی، جبکہ سامنے موجود بندے کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا وہ کون ہے۔ آئندہ ایسا ہوا تجھے فارمیسی سیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن دینا الاؤ نہیں ہے۔ کیا تم اس چیز سے واقف نہیں ہو؟ اس کے ساتھ موجود ڈرگ
इंस्पेक्टर गुस्से से बोला था। तुम कहाँ बात करनी है मुझे तुमसे? वो सियाह शीशे वाली ग्लासेस नाक पार करते इस गड़बड़ाए बंदे को बाहर जाते देखता फौरी बोला था। पेपर वर्क करते ड्रग अथॉरिटी की टीम को सी ऑफ करते हुए इसकी जानिब आया था। गाड़ी में बैठो, फ्रंट सीट पर बैठते हुए गुस्से से बोला। सर, वो मिनमिनाया। मैंने कहा गाड़ी में बैठो, समझ नहीं आई? वो फौरी गाड़ी में बैठा था। कब से लेके जा रहे हो ये मेडिसिन? वो विंडो स्क्रीन पर नजरें जब मरकूज करते ही सारे शीशे ऑटोमेटिकली लॉक कर चुका था। सर कौन? गाड़ी के सारे शीशे बंद होते देख वो अनजान बना था, जबकि हाथ अपनी साइड के दरवाजे पर था और जैसे बाबर करा चुका था कि दरवाज़ा लॉक्ड है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तुम्हें पता है सेडेक्टिव मेडिसिन देने के जुर्म की सज़ा क्या है? गन इसकी कनपटी सी होती दिल के मुकाम पर रखी थी। अभी भी नहीं पता? नज़रें इसके खौफ से लेकर मजीद ज़ुबान हिलाने पर थी। 5 दिन पहले मंगवाई थी। मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, मैंने तो बस ला कर दे दी। मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूँ जो जानता ये किस लिए है? वो फौरी से पहले सच बोला था। हाजियान लब बीच के रह गया था। अहान बाय ट्रीट तो अब बनती है। इस टाइम सारे कज़न्स इकट्ठे थे और बाकायदा रिकॉर्ड लगा रहे थे, जबकि सामने सबसे बेनियाज बैठी चिप्स खाती री के गले में को बुरा फंदा लगा था। मतलब आग जंगल में फैल चुकी थी। इस चीज़ की वो जानते बूझते भी अनजान बना रहा। ऑफकोर्स आपकी और यापी के निकाह की जार अरूजहान की खाला की बेटी ने बोलते इसे सामने बैठी बुरी तरह खांसती री की जानिब तवज्जो मबजूल कराई थी। मुझसे पूछो, ये शादी नहीं खाना बर्बादी है। उसकी बात सुनते तौहीन महसूस करते बुरी आंखें मुसलसल खांसने से अपना बहुत सुर्ख हो चुकी थी। अरूज इसे पानी दो पहले। अहान इसकी आंखों को देखते फिक्रमंदी से बात बदली थी। ये पानी पियो यार ध्यान से। उससे पहले अजान पानी से भरा गिलास करीब गया था। उसके होंठों को गिलास लगाते देख अहान को आज जाने क्यों शदीद बुरा लगा था। वो मजीद इसके हाथ से घूंट भरती जब वो बुरी तरह भड़कते बोला था। वो खुद पी लेगी, गिलास दो इसे। सीने चौंक से इसका तेज लहरी सुना था। अजान ने फौरी गिलास इसे थमाया था, जिसकी आंखें अब गुस्से का वाज़ेह पैगाम दे रही थी। वो उठकर वहाँ से चली गई थी। ट्रीट दे हमें। वो मुसलसल इन सबसे बेजार था। ऊपर से वो भी अब वहाँ जा चुकी थी। ठीक है, अरीहा डिसाइड करेगी कि कहाँ जाना है। अगर वो यहाँ आती है तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ ट्रीट। वो जानता था वो कभी भी नहीं आएगी। अरूज फौरी से बाहर बढ़ी थी। वो जो गार्डन में अरूज की भाभी के 2 साल के बेटे के साथ खेलने में मसरूफ थी। अरूज की आवाज़ से चौंकी। जी आपी, कम जार ट्रीट लेकर दें हमें। हान भाई से वो इसके साथ घास पर बैठते बोली थी। क्यों? ये मेरा मसला नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा वो हान भाई। वो तल्ख होते बोली और फिर से बेबी के साथ मसरूफ हो गई थी। ऐसे कैसे यार, वो हमें नहीं दे रहे। आप सिफारिश करें। उठे जल्दी। वो इसके बाजू खींचते अंदर की जानिब ज़बरदस्ती ले गई थी। सारी जगह घेरे वो सब अपनी धुन में लगे थे, जबकि वो बेजार सा फ़ोन पर मसरूफ था। सारे काउच पर सब कज़न बैठे थे। अहान के साथ डबल सीटर सोफे पर जगह देखते वो शशोपंज में थी। अब रियापी आ गई हैं अहान भाई। अहान की दूसरी कज़न ने फिर से तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई थी। वो फ़ोन से नज़र उठाए इसको गोद में बच्चे को उठाए देखा था। तो अहान भाई चाहते हैं जगह आप डिसाइड करें। मैं क्यों करूँ ट्रीट? तुम्हारे अहान भाई दे रहे हैं तो मुझे बीच में नहीं घसीटो। वो किनारे पर टिकटे नागवारी से बोली थी, जबकि सेंटर में बेबी को बिठाते बाकायदा फासला कायम कर चुकी थी। जगह तो तुम ही डिसाइड करोगी, क्योंकि ट्रीट तो तुम भी दे रही हो। आखिर को मेरे अकेले का निकाह थोड़ी है। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालते का बोला। अल्लाह, मैं भी कहूँ ये शख्स मुझे क्यों याद कर रहा है? मैं तो नहीं दे रही। मैं जो महसूस समझे आप। वो दो बुदू बोली थी। जियान भाई ठीक कह रही है रिया भी। आप ही 50% पैसे शामिल करेंगी। फिर सब बोलते इसके सर पर सवार थे। ट्रीट अहान ही देगा, कोई भी रिया को तंग ना करे। सानी बेगम ने इसकी बात में हामी भरी थी। वह मुस्कुराती से मुँह चिढ़ाते खुश हुई थी। इतने पैसे लेकर आपने कहाँ जाना है? वो दांत पर दांत जमाए वो अब थपते बोली थी। ऑफकोर्स शादी करनी है, फालतू में थोड़ी ज़ाया करूँगा। आपको गहरी नज़रें जमाए इसके दुपट्टे ख्याल में लिपटा चेहरा इसे एक लम्हे के लिए बेतहाशा प्यारा लगा था। तो करे न जाकर फिर सींध कर कब्र तक न ले जाइएगा शोते इंसान। आखिरी लफ्ज़ वो कदरे आहिस्ता बोली थी। मैं तो कर लूँ, क्या तुम तैयार हो? अब वो कदरे करीब होते जिसे मिलने पर मजबूर कर चुका था। इस शख्स की नज़रें इसके बस से बाहर होती जा रही थी। एक आखिरी नज़र डालते वो वहाँ से उठ गई थी, जबकि हान ने मुस्कुराहट जब्त करने के लिए चेहरा झुकाया था। वह इस टाइम माथा मसलते आज के दिन का मामला सोच रहा था। इस वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ था। वो ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, समेट लो। तुमने तो इसे कभी अपने साथ पाने की चाह की थी। मैं इसे खो नहीं सकता।
सिमाब, आई एम सॉरी, ये क्या हो गया, क्यों हुआ ये सब। वो था कि सांस खारिज करते बार मुट्ठी में जकड़ते बोला था कि ख्यालात से निकालने में मजीद तेज दस्तक की आवाज़ ने मदद की थी। डैड आप? वो चौंका था। क्यों, तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया? सोचा तो मैं और एक कप कॉफ़ी। वो कदम इसके घर में रखते बोले थे। दाद देती नज़रों से जायजा ले रहे थे। घर काफ़ी वेल डेकोरेट और साफ सुथरा था। ये कम अज़ कम एक मर्द का घर नहीं लगा था इन्हें, शायद इसका मुवाजना वो अपने आप से कर रहे थे। श्योर, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाजिया नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराया था। तुम घरेलू औरत लग रही हो। वैसे ब्लू ट्राउज़र पर सफ़ेद टी शर्ट पर एप्रन बांधे किचन की विंडो से झांकते मुस्कुराए थे। वो हैंडसम था। चेहरे पर मौजूद हल्की सी दाढ़ी थी, जबकि फिट कसरती वजूद इसकी मर्दाना शख्सियत को उभार रही थी। कम ऑन डैड, मैं बचपन से अपने काम करने का आदी हूँ। शायद आपने सुना होगा, बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं। वो बगैर गुस्सा किए बोला था, जबकि इसकी बात चुभी सी थी, जैसे वो गिला कर रहा हो। शुगर वो कप वहाँ पड़े शीशे की मेज़ पर रखते बोला था, जितनी तुम्हारी मालियती है। गाजियान का हाथ थमा था, वो नोट कर चुके थे। पूछोगे नहीं हमारी अलहदगी का सबब? वो चम्मच कप से परे हटाते इससे बोले थे। नहीं, वो कप होंठों से लगाते बोला, लेकिन एहसास हुआ कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी और नीचे ललब बुरी तरह झुलसा चुकी थी। क्यों? मुझे लोगों के पर्सनल में इंटरफेयर करने की आदत नहीं है। फिर वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो, बस तो किस बात का है। दोनों में से किसी एक ने मेरे बारे में नहीं सोचा, महरूमिया मोहब्बत की। वो किचन में चला गया था और वो इसकी पुष्ट देखते रहे थे। कुछ लम्हों बाद वो वापस आया था, हाथ गीले थे, मतलब वो बर्तन वॉश कर रहा था। अगर किसी से वक्ती अट्रैक्शन हो तो क्या करना चाहिए? वो चंद लम्हों बाद खामोशी तोड़ते बोला, थोड़ा टाइम देना चाहिए ये जानने के लिए अट्रैक्शन आपकी ज़ात पर कैसे असरार छोड़ रही है। मुस्तकिल जार से। और अगर दिल और दिमाग जंग में हो कि वक्ती रशियन नहीं है, दिल की नहीं सुननी चाहिए, हमेशा झूठ बोलता है। हाँ, दिमाग को प्रेफर करना चाहिए और पूरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दिमाग से किए गए फैसले पछताने पर मजबूर नहीं करते। वो कुछ सोच के बोले थे, मुझे शादी करनी है, साथ देंगे मेरा? वो फैसला करते बोला था। आर यू सीरियस? कौन है बहू? माँ जानती है तुम्हारी? वो खुशी से बोले थे, लेकिन जिक्र इसकी माँ का भी कर चुके थे। आपके दोस्त जस्टिस ज़ुबैर की बेटी रिश्ता लेकर जाएं मेरा, और कहें गाजियान या जिसे अपनाना चाहता है। वो बेतासा लहजे में बोला था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो फौरियत से उखड़े थे, इन्हें उम्मीद नहीं थी। आप लेकर जा रहे हैं या मैं खुद ले जाऊं? पर आपका दोस्त थोड़ा उखड़ मिजाज है। वो थोड़ा पुरसोच हुआ था। गाजियान ये आसान नहीं है, वो समझाते बोले थे। मुझे करनी है। वो इस मुलाकात के बाद से चंद दिनों की इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला होते आज फैसला करते हतमी लहजे में बोला था। वजह? तुम इसका बयान लेने गए थे या अपना दिल देने गए थे? वो बुरी तरह भड़के थे। वो तो कब को किसी को हो चुका था, वो खुद से बड़बड़ाया था। जारी है। तो बस कैसी लगी आपका एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।